हमारा हो गया था आई गेस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज हो गए थे, ऐसे ही नहीं हो गए थे। लाइट चली गई थी आई गेस। चलें दोबारा कर लेते हैं, इसी कड़े फोत हो गए हैं। टेस्ट आपका कल होगा पहला। टीए भाई साहब छुट्टी में आज, तो वही कंडक्ट करवाएगा, लेकिन कल आपका चैप्टर 1 भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। इसका टेस्ट जो है कल होगा। आपका टाइम वगैरह आई गेस वो ही बता देगा आपको, फ़िक्स टाइम है या टाइम फ्लैक्चुएट है करते वो बता देगा। लास्ट टाइम हमने बेसिक्स की बात कर रहे थे और बेसिक्स की बात हमारी हो गई थी, काइंड्स ऑफ टैक्सेस भी हमारे हो गए थे। अब हमने बात करनी है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस। इसमें से अभी तक पास्ट पेपर में कोई किसी किस्म का सवाल नहीं आया, आने को आ सकता है, किस्मत बुरी हो इंसान की, हर कुछ हो सकता है। तो टैक्स लॉस से करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमने क्या करना है, डिस्कस करना है, उनको हमने देखना है। सबसे पहले है जो टैक्स जो है वो एक एनफोर्स कंट्रीब्यूशन है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट आगे कहती है जी आपको लगता है कि हम मांगने आए हैं, हम मांगने नहीं आए, आपका दिल करता है हमें टैक्स दे दें, या जाके मसाजिद में ऐलानात करते हैं कि बालो कुड़ियों टैक्स दे दो। ऐसे नहीं होता। वो आते हैं गन पॉइंट के ऊपर आपसे टैक्स लेके जाते हैं, इन्फोर्स करते हैं, लीगली इन्फोर्स करते हैं, तरले नहीं करते। ये नहीं कहते जिसका दिल कर रहा है टैक्स दे, जिसका दिल नहीं कर रहा है टैक्स ना दे, इस तरह कोई सीन नहीं होता। तो ये हमेशा इन्फोर्स होती है और इन्फोर्स बाय लॉ होती है। लीगली तौर पे क्या कर रहे होते हैं आप, इसको कलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो टैक्स है हमारा वो नॉर्मली किस में पे होता है, कैश में पे होता है। आप बाय बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं पाकिस्तान में। अब आप थ्रू चेक वगैरह चेक पे टैक्स जो है वो पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा गवर्नमेंट आपको कि टैक्स पे करे, लाख रुपये आपके लाख रुपये आनी है, मेरे पास 2 बकरियां खड़ी हैं ये ले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। या आपको टैक्स आया 20,000 पे करें, आप जाकर 4 चावलों की बोरियां दें, इस तरह नहीं होता। हमेशा एक इसमें पे होगा, कैश में पे होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स वगैरह में टैक्स जो है वो आपका पेमेंट कभी भी नहीं हो रही होती। और टैक्स जो है वो हमेशा प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब ये परसेंटेजेस में लगाया जाता है कि इतने % टैक्स आपकी इनकम के ऊपर, इतने % टैक्स जो है आपके एसेट्स के ऊपर लग रहा होता है। और ये हमेशा आपकी एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल्स के मुताबिक आपके ऊपर चार्ज किया जा रहा होता है। हो जाती है अब पाकिस्तान में, अब हो जाती है एज़ ऑफ टुडे। आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, थ्रू चेक भी हो सकती है, थ्रू इजी पैसा की ऐप भी आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं। चेक से पेमेंट हो जाती है, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट नहीं होती, चेक में पेमेंट हो जाती है। आप क्रॉस चेक लिख के डिपार्टमेंट के नाम पे पेमेंट कर सकते हैं, हो जाती है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पेमेंट हो जाती है। जो आपके पे ऑर्डर्स होते हैं उसकी फॉर्म में भी पेमेंट आप चेक की इसकी हो जाती है, इनकम टैक्स की। जैसे फॉर एग्जांपल टोल टैक्स हो गया। अब टोल टैक्स जो है वो सिर्फ कैश में पे होगा, उसके लिए चेक आप पे नहीं कर सकते। एम टैग में तो आप पहले एडवांस डिडक्ट करते हैं तो फिर होता है, अदरवाइज़ नहीं है। लेकिन नॉर्मली वो आप अगर आप पहुँच गए हैं वहाँ पर टोल प्लाजा के ऊपर पैसे नहीं हैं, पकड़ लेंगे आपको, रील करेंगे 2-3 घंटे। ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे आपसे, चेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्होंने वहाँ पे बूथ्स के ऊपर आपसे कैश लेना होता है। उसके अलावा जो टैक्स जो है हमेशा आपकी इनकम के ऊपर, आपके एसेट्स के ऊपर, आपकी वेल्थ के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या करता है, लेवी किया जाता है। और हमेशा गवर्नमेंट टैक्स जो लेवी करती है, जो सर्टेन उसके एक्ट हैं, सर्टेन जो उसके राइट्स हैं, उसके मुताबिक ही कर रही होती है। और गवर्नमेंट हमेशा उस इनकम, उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लेवी करती है जो गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में हो, जो गवर्नमेंट की हदूद में आता है। जैसे अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर टैक्स लेगी, लेकिन अगर वो फ्लैट लंदन में है तो ये टैक्स नहीं ले सकती। टेक्निकली है ही यही, आपको बेशक ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दें लेकिन ये कभी भी टैक्स नहीं ले सकते, बिकॉज वो इनकम, वो एसेट्स इनकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आ रहे होते। फिर जो भी टैक्स पाकिस्तान में लगेगा कोई भी हो, वो हमेशा आपकी पार्लियामेंट से, हमेशा आपकी जो भी लॉ मेकिंग बॉडी है उससे अप्रूव होके आएगा और वही लगाएगी। ये नहीं होगा कि दिल कर टैक्स लगा दे, ना, प्रॉपर मैकेनिज़्म होगा, उसके ज़रिए ही क्या होंगे आपके टैक्सेस वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं। और पार्लियामेंट या आपकी असम्बलीज़ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और सबसे अहम बात जो हमारे मुल्क में टैक्स की है कि टैक्स सिर्फ़ और सिर्फ आपसे लिया जाता है आप लोगों के लिए ही, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है टैक्स ले रही होती है। सड़क पर चलते नहीं आप लोग, सड़क गवर्नमेंट बना कर दे रही है।
अगर आप कभी ट्रैवल करें, रेगिस्तान में जाएं, थल के या थर के, रेगिस्तानों के अंदर बिजली के खंभे लगवा रही है, ट्रांसमिशन कर रही है लाइट्स, ताकि दूर दराज भी इलाके हैं वहाँ पे लाइट पहुँच सके। हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है। मतलब ये एक छोटा सा कॉलेज है, इसको मैनेज करते हुए लग पता गया है कि यार 1000-2000 बच्चा मैनेज करना कितना मुश्किल है। गवर्नमेंट ने 24 करोड़ की वहाँ मैनेज करने, हजूम मैनेज करना होता है, तो वो आपसे पैसे लेते हैं और आपकी ही वेलफेयर के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ये टैक्सेस की करैक्टरिस्टिक्स हैं। टैक्स जो है इस तरह क्या हो रहा होता है, इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर एक अच्छे टैक्स सिस्टम्स जो हैं उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन प्रिंसिपल के ऊपर एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम जो है बेस होता है। सबसे पहले है फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल एडिक्वेसी का मतलब क्या है कि कोई भी आपका टैक्स सिस्टम जो है वो फिस्कली क्या होना चाहिए, सफिशेंट होना चाहिए। मतलब आपका टैक्सेशन सिस्टम इस तरह का हो कि आपके सारे अखराजात जो हैं आपको वो पूरे करके देता हो। अगर आपको नीड है इस साल कि आपको 500 अरब चाहिए, आपका सिस्टम इस तरह का हो कि आपको 500 अरब जो है वो कमा के देना चाहिए, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे होने चाहिए। जब भी आपको कैश की डिमांड हो, एक अच्छा सिस्टम जो है वो कैश की डिमांड आपकी पूरी करके देना चाहिए। फिर जो है सेकंड कि ये इक्वालिटी के ऊपर या थ्योरेटिकल जस्टिस के ऊपर बेस होना चाहिए। सिंपल सी बात है, टैक्स सब पे लगाना है, किसी पे नहीं छोड़ना, चाहे अमीर है गरीब है, उनसे आप कम रेशो में ले लें, गरीबों से कम टैक्स कम ले लें, जो रिच हैं उनसे टैक्स ज़्यादा ले लें, बट टैक्स आपने हर एक पर्सन से लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। इसको देख लें। अच्छा, ये इन चीज़ों को चैप्टर 1 की रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक जेनरिक बातें हैं, इनको आप अपनी वर्डिंग में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं पश्तो में कहा, मैंने भी यही कहा ना, अपनी वर्डिंग में लिख लो, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी जनरल सी बातें हैं, जनरल नॉलेज की हैं, इनको बस अप्लाई करें, लिख दें कि टैक्स हर एक पे बेस करना चाहिए। टैक्सेस जो हैं वो फिजिकली क्या होने चाहिए, एडुकेट होने चाहिए कि आपके तमाम एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी होनी चाहिए। और तीसरा जो है वो कंसिस्टेंसी विद योर इकोनॉमिक गोल्स होने चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि टैक्स जो है वो क्लियर हो, टैक्स कैसे कलेक्ट हो रहा है, किस तरह गवर्नमेंट के पास जा रहा है, उसका पूरा मेथड, पूरा मैकेनिज़्म जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। टैक्स जो लगाने वाले लोग हैं वो ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, ये कहने की बातें। उसके अलावा कन्वीनियंट होना चाहिए, टैक्स पे करना आसान होना चाहिए, मैनर ऑफ पेमेंट जो है वो इजी होना चाहिए, और बिजनेसमैन के लिए टैक्स आसान होना चाहिए, उसको बर्डन ना लगे टैक्स पे करना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी है। और कंसिस्टेंसी या कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स कि अगर आपका कंट्री डिप्रेशन में है, मुश्किल हालात हैं, आपको इनफ रेवेन्यू कलेक्ट करके दे, जितनी आपकी डिमांड है उतना आपको टैक्स की रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहा है। तो ये इसके प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर बेस करता है। 4 प्रिंसिपल्स हैं, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, बाद में उनको अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट टैक्स लॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 तरह के टैक्स लॉज जो हैं वो राइज हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस हैं और दूसरे हमारे कौन से कहलाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहला रहे होते हैं। हम इसको यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे हल्का सा, बिकॉज हमारे सिलेबस का जो 70% एरिया है डैट इज़ फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें हमने इनकम टैक्स पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस का 70% एरिया है, और 30% एरिया इनडायरेक्ट टैक्स का है, इसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स। तो जब आप सेल्स टैक्स पढ़ लेंगे, इनकम टैक्स पढ़ लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि इसको हम डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं और इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज लाइक सीइंग सम स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठ के वो इसको रट्टा मार रहे थे, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फजूल चीज़ है ये। जब आप अपना इनकम टैक्स कंप्लीट करेंगे, जब आप अपना सेल टैक्स कंप्लीट करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, और ये आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। ये कोई लॉ की लैंग्वेज नहीं है, ये कोई आप ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ रहे, ये आप बेसिक बातें सीख रहे हैं जो जनरल नॉलेज में, जो इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ के आ चुके होते हैं। तो इसलिए इसको लिए क्रैम करने की इस चैप्टर को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली टैक्स पेयर की इनकम के ऊपर चार्ज होते हैं या उसकी वेल्थ के ऊपर चार्ज होते हैं या डायरेक्टली उसके एसेट्स के ऊपर चार्ज हो रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मतलब जिस बंदे के पास पैसे हैं हमने उसी से टैक्स लिया है, वो क्या कहलाएंगे,
डायरेक्ट टैक्स कहला रहे होंगे। मतलब अगर एक बंदा 10 लाख कमा रहा है हम उसके हिसाब से टैक्स लेंगे, एक बंदा 15 लाख कमा रहा है हम उसके हिसाब से टैक्स लेंगे, एक बंदा 20 लाख कमा रहा है हम उसके 20 लाख पर टैक्स लेंगे। मतलब उसी पर्सन से डायरेक्टली क्या किया जा रहा है, टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, CVTs, ये सारे कुछ आ जाते हैं जो डायरेक्टली उसी पर्सन के ऊपर क्या किए जा रहे हैं, चार्ज किए जा रहे हैं, उसी पर्सन से कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें इनकम टैक्स जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। उसके आता है बाद हमारे पास सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो डायरेक्टली पर्सन से हम नहीं ले सकते। मतलब अगर अभी आप लोगों के थोड़े से मैं दिलों को दुखाता हूँ, जब आप अगले 200 सालों में जब कैफ क्लियर कर लेंगे और जब आर्टिकल्स करने गए होंगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगी 19,300 रुपया। और गवर्नमेंट को पता है कि जी इस बंदे को 19,300 जो है फर्म पे कर रही है, उनको आपकी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का इल्म होगा। क्यों? बिकॉज स्टाइपेंड जो है वो तो आपको आनी है थ्रू बैंक। लेकिन जो आपकी फर्म के बाहर भिखारी बैठा होगा ना, वो रोज़ का कितना कमा रहा होगा, कम से कम 1,000-1,200 तो कमा रहा होगा। जब सीज़न होंगे, मतलब जब रमज़ान आएगा तो उसकी दिहाड़ी जो है वो रोज़ की 5,000 भी हो जाएगी। मतलब एक एवरेज भिखारी जो होगा उसी टेन्योर में 1,00,000 1.5 लाख भी कमा रहा होगा, और माइट भी हमारा PM भी बन जाए, हु नोज़। लेकिन अब गवर्नमेंट कभी भी उस भिखारी की इनकम नहीं पकड़ सकती। क्या पकड़ सकती है? गवर्नमेंट को पता है कि यार इनको 19,300 मिल रहा है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड है, इनके अकाउंट्स में आ रहे हैं। क्या भिखारी को पकड़ सकते हैं किसने कितने पैसे कमाए हैं? कभी अगर आपने फैक्ट चेक करने हो ना, ज़रा जाएँ मीनार पाकिस्तान के पास, 1 घंटा खड़े होकर देखें कितने पैसे कमाते हैं भिखारी। ख़ास तौर पे जो दरबार है जो तता साहब का, बाहर खड़े होकर देखिएगा। मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया था, फिर मैंने कहा यार सब कुछ छोड़ो, क्या करना है इस दुनिया में रह के, अच्छे खासी अर्निंग होती है। अब गवर्नमेंट कभी भी उनकी अर्निंग पकड़ सकती है? नहीं। अब वो गरीब तो नहीं है, भिखारी हैं बट गरीब नहीं है, अब कैसे टैक्स ले उनसे? अभी रिसेंट था वो फैसलाबाद का भिखारी था, उसके बच्चे जो है थे वो एक महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे, उसके पास गाड़ियाँ थी, उसके पास करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ था। अभी सुना होगा आपने, चंद से पहले एक न्यूज़ भी आई थी, फैसलाबाद का भिखारी पकड़ा गया। उसके पास ग्रैंडी थी, उसके पास फॉर्च्यूनर थी, और हमारे पास क्या है, तुम हो बस, वो भी नहीं है अब तो भिखारी के पास इतने पैसे हैं, कैसे पकड़ें इसका टैक्स? आप नहीं पकड़ सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, भिखारी छोड़ें, स्ट्रीट हॉकर्स की बात कर ले। चंद अर्सा पहले ना इचरे मोड़ के ऊपर मैं खड़ा हुआ था, मैंने अपने नाना अबू को रिसीव करना था, तो बिल्कुल ना मेरे यहाँ पे 2 हॉकर्स बैठे हुए ना, रात के टाइम 11 बजे करीब अपने पैसे गिन रहे हैं। हॉकर्स हैं, चिट्टे अनपढ़ हैं, फटे हुए कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, ज़मीन में बैठ के सेल की है। कहते यार आज तो मेरा नुकसान गया। कहता क्यों? कहता सिर्फ आज मेरे 3.5 लाख की सेल्स हुई है। और मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ कि एक दिन में वो कह रहे हैं मेरा नुकसान हुआ है। क्यों? मेरे 3.5 लाख की सेल हुई है। साथ में कहता तू, कहता यार मेरा वक्त गुजारा हो गया, मैंने कुछ 5.5 लाख कमा लिया आज। और मैं दोनों को ऐसे देख रहा हूँ कि फटे कपड़े पहने हुए हैं, ज़मीनों पे बैठे हुए हैं, एक 5.5 लाख के, एक 3.5 लाख पे बैठा हुआ है, और मेरे पास क्या था? जेब में 1,000 रुपया भी नहीं होगा। और मैं सोच रहा हूँ यार मुझे IAS 16 आता है, मुझे टैक्स भी आता है, मुझे कंसल्टेंसी भी आती है, मैं दुबई से भी होके आ चुका हूँ, ERP का काम मुझे आता है, लेकिन मेरे पास क्या है? तो वो अब मैं हालांकि जितने पैसे कमाऊंगा मैंने हर साल गवर्नमेंट का टैक्स पे करना है, मैं नहीं करूँगा तो गवर्नमेंट रगड़ देगी मुझे, हर साल रिटर्न जमा करवानी है, टेंशन है। उन्हें टेंशन ही कोई नहीं, तो फिर गवर्नमेंट कैसे पकड़ेगी? उनसे तो डायरेक्ट टैक्स नहीं ले सकती, फिर कैसे करती है गवर्नमेंट? ठीक है, ये हमें अपनी इनकम नहीं बताएंगे, अपनी इनकम कंसील करेंगे, जो गली मोहल्ले के दुकानदार हैं नहीं बताएंगे इनकम, कोई मसला नहीं, पैसे तो खर्च करेंगे ना, कि पैसे कर जाएंगे कब्र में लेके चले जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, इनके एक्सपेंसेस के ऊपर डाल देते हैं। मतलब एक भिखारी जब रात को भीख मांग के उठेगा और जब जाएगा गोल्ड लिफ पीने के लिए, हम क्या करेंगे? हम गोल्ड लिफ महंगा कर देते हैं। जब उसने स्ट्रिंग पीनी है हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग महंगा कर देंगे। जब उसने लेस खानी है हम किसके टैक्स लगा देंगे? लेस के ऊपर। जब उसने घर का बिजली का बिल पे करना है तो बिजली के बिल में हम क्या कर देंगे? टैक्स डाल देंगे। तो टैक्स गवर्नमेंट अब निकलवा रही है, लेकिन डायरेक्टली आपसे नहीं निकलवा रही, बल्कि क्या कर रही है? इनडायरेक्टली निकलवा रही है आपके एक्सपेंसेस के ऊपर। तो इसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होती तो ज़्यादती है, लेकिन क्या करे गवर्नमेंट? 24 करोड़ अवाम भी तो पालनी है, या तो डायरेक्ट टैक्स पे कर दो या फिर क्या करा जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लिया जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या आती है? सेल्स टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, जो हम पे कर रहे होते हैं। इंडिया में अक्सर देखा है पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक होती है डिवाइस, बहुत
अगर यहाँ भी शुरू हो जाए तो ज़्यादा यहाँ लाइट ही नहीं आती, आप पेमेंट करने जाएंगे साहब मशीन नहीं चल रही, तो क्या करेंगे फिर। तो इनकम टैक्स में अभी हम देखेंगे हमारे पास इनकम के सोर्सेज जो हैं 5 होते हैं, सैलरी से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्स से कमा सकते हैं। पूरा हमने सीखना है इनकम टैक्स वगैरह क्या होता है, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे आपको हर चीज़ जो है वो समझ आएगी। CVT क्या होता है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करते हैं उसके ऊपर टैक्स वगैरह आप पे कर रहे होते हैं, आपके CVTs वगैरह में आ रहा होता है, ट्रांजैक्शंस वगैरह के ऊपर टैक्सेस पे कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास कस्टम ड्यूटी आता है, जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को पे करते हैं, बाद में आप कस्टमर से ले लेते हैं। FED आता है जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। मतलब इंजन लेके आए, गाड़ी बनाया, हालांकि नहीं बिकी, बट गवर्नमेंट को क्या करेंगे, आप ड्यूटी पे करके आ रहे होंगे। और एंड पे क्या आता है हमारे पास, सेल्स टैक्स आता है कि आप लोग चीज़ें वगैरह खरीदेंगे तो उसके ऊपर टैक्स जो है पे किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इनको याद नहीं करना, फिर कह रहा हूँ वो ना रटे मार रही हूँ। इसमें हालांकि 5 पेपर में सवाल आया हुआ है, लेकिन जब आपका सिलेबस खत्म होता है तो चैप्टर आपका वैसे फिंगर टिप्स के ऊपर हुआ होता है। फिर कुछ हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज है जो कभी भी नहीं करनी, पेपर में कभी भी नहीं आएगी कि हिस्ट्री क्या होती है। उसके पास बहुत कुछ है फेल करने के लिए, वो यहाँ कभी फेल नहीं करेगा आपको। कि जी जंग आज़ादी के बाद जब बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार कर लिया गया था, जब उसको रंगून भेजा गया था, जब उसने कहा था कि 4 दिन मांग के लाए थे, 2 इसमें कट गए, 2 उसमें, उसने पैकेज करवाया होगा, पैकेज ख़त्म हो गया था उसका। तो इंडिपेंडेंस वॉर के बाद अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने कहा अरे यहाँ पर तो सारे जाहिल अनपढ़ हैं, अक्ल मौत इनको है नहीं, तो उन्होंने यहाँ पर लाकर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया अपना बजट डेफिसिट जो है तो उसको ख़त्म करने के लिए। और वहाँ से कहानी चली, इनकम टैक्स आया, उसको रिपेल करते गए, वर्ल्ड वॉर हुए, उसके इम्पैक्ट आते गए और बनते बनाते हमारा पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के बाद इनकम टैक्स एक्ट जो है था 22 वाला वो नाफिज रहा, फिर इसको 79 के ऑर्डिनेंस से हमने रिप्लेस किया, फिर मुशर्रफ ने आके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको रिप्लेस कर दिया। अब वही ऑर्डिनेंस हमारे साथ अमेंडमेंट के साथ पाकिस्तान में चल रहा है। तो ये हिस्ट्री है, इसको याद करने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। तो यहाँ पर चैप्टर हमारा जो है ये कम्प्लीट हो जाता है। अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस है, अब गौर कीजिएगा, इस चैप्टर में से कुछ 14 या 15 के करीब सवाल आए हैं। सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कौन सा, ज़रा वो देखिएगा। तो पहला सवाल देखते हैं हम इसका, ऑटम 2014 का सवाल आया हुआ है 10 नंबर का। ऑटम 14 से पहले ये चैप्टर जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता था। ऑटम 14 में क्या हुआ, ये हमारे सिलेबस में आ गया था। अब क्या है ये, पहला सवाल है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इज़ टू कलेक्ट रेवेन्यू। क्या है ऑब्जेक्टिव, रेवेन्यू कलेक्ट करना। यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव्स, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपने बताने हैं 10 नंबर के। तो लिख सकते हो कि जी वीक इंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए, डोनेशन के लिए, ट्रेड के लिए, ये सारा आप जो हमने कल पढ़ा था वो इसमें 10 नंबर का है। कोई से 5 पॉइंट लिख लीजिएगा। उसके बाद स्प्रिंग 2015 का सवाल आया है, स्टेट एनी 5 ways थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो डेवलपमेंटल जो एक्सपेंसेस है वो हमने लिखना है। ट्रेड जोन बना देना, इंसेंटिव्स दे देना, एग्रो बेस्ड इंसेंटिव्स देना, इंडस्ट्री फ्री जोन बना देना, इंपोर्ट्स महंगी कर देना, सब्सिडीज़ देना, ये सारा कुछ इसमें आ रहा होता है, इसमें कवर हो रहा होता है। उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और FAT है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसको एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बिसाइड्स फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशन एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिस्ट एनी 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। तो वही सवाल है, 5 कोई से भी लिखने हैं। अब ये नहीं है कि एज इट इज़ वही वर्डिंग में लिखें तो उनको तो मार्क्स मिलेंगे। ये चैप्टर जो है दैट इज़ सोलली बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज। बस लिखने हैं उनसे हैं जो 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव हों, जो उनसे मैच करते हैं, अपनी वर्डिंग लिखाएंगे, आपको 5 के 5 नंबर इसमें से मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रिंग 18 में, taxes are primary revenue yielding tools of government of modern ages. You are required to state any 3 non-revenue objectives which the government achieve by imposing taxation. तो ये अगस्त 5वां सवाल है जो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में से उसने पूछ लिया है स्प्रिंग 18 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 6 ऑटम 18 के अटैम्प्ट में है और इस चैप्टर में से 10 नंबर का ICAP ने टेस्ट किया हुआ है। मतलब अटैम्प्ट गोल्डन थी जिसने पेपर पास करना था। पहला सवाल है, ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। तो आप बता सकते हैं कौन से नहीं है। फिर उसके बाद है अंडरटेकर, चल जा
उसके बाद है स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। उसने हमें केसेस गिवन किए हैं, हमने रीड करना है और हमने बताना है कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब ये खुद जेनेरिकली आपने ICAP के हॉल में बैठ के फैसला करना है। देखें, हाई इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए भी लगा सकती है या रेवेन्यू कलेक्शन के भी लगा सकती है। दोनों लिखेंगे, जवाब ठीक है, गलत नहीं होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के भी लगा सकते, तीसरा भी लिख लें, जवाब गलत नहीं होगा ये, बिकॉज तीनों जो है इसके रेलेवेंट आंसर्स हैं। तो अगर इसने लिखा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसने लिखा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, उसने लिखा रेवेन्यू कलेक्शन, तीनों का जवाब क्या होगा? ठीक होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेकंड है हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा है, क्यों? देखें, इंपोर्ट कम करने के लिए ये भी आप जवाब लिख सकते हैं, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी लिख सकते हैं, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करने के लिए ये भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये भी लिख सकते हैं, अपने फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए ये भी लिख सकते हैं। तो 5 इसके जवाब हैं, कोई सा एक लिखेंगे आपको नंबर इसमें पूरे के पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद है टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन, कि आप डोनेट करेंगे अप्रूव्ड इदारों को तो क्या मिलेगा आपको? टैक्स क्रेडिट। इसका सिंपल एक ही एडवांटेज है कि टैक्स क्रेडिट के कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर टैक्स क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसका सिंपल एडवांटेज था एक ही कि मैक्सिमम लोग आए इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ये दिया जाता है। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन। इससे क्या एडवांटेज है? अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट करना उन एरियाज़ की जो हमने वहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद आता है आपका टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, रेवेन्यू कलेक्शन। सिंपल सी बात है, आप टैक्स क्यों ले रहे हैं? रेवेन्यू के लिए। फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, कि अगर आप बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, कैश में करेंगे टैक्स लेंगे, बैंक के ज़रिए करेंगे टैक्स नहीं लेंगे। एक ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है ताकि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी हो और लोग जो है मैक्सिमम बैंकिंग चैनल को प्रेफर करें। हमारे मुल्क में सबसे कम प्रेफर किया जाता है बैंकिंग, कहते हैं बैंक चोरी कर लेंगे, हालांकि बैंक चोरी नहीं करता। सब रेवेन्यू भी आ सकते हैं सारे? नहीं, सबका रेवेन्यू डाल दे, माशाल्लाह, जो रेलेवेंट है वो लिखने होते हैं। सर ये हमने नॉन रेवेन्यू में पढ़ा था टैक्स फ्री ऑफ डेवलपमेंट, उसमें भी सेकंड पॉइंट आया था हाई टैक्स ऑन इंपोर्ट लग्जरी गुड्स। लेकिन आपने रेलेवेंट बताना है कि लग्जरी गुड्स के ऊपर हाई टैक्स क्यों किया जा रहा है, ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद ज़ीरो रेटिंग जाके पढ़ेंगे क्या होती है। ज़ीरो रेटिंग एक्चुअली होता है कि आप सेल्स कर रहे हैं तो इसके ऊपर टैक्स आपको मिलेगा 0% के ऊपर। बेसिकली ये एक्सपोर्ट्स के लिए होता है, जो आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो होगा चार्ज वो 0% के ऊपर होगा। तो एक्सपोर्ट्स के कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? हम ज़ीरो रेटिंग को लेके चल रहे होते हैं। तो इस तरह का सवाल आ सकता है जब आपको फिर कह, जब आपका पूरा टैक्स का सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बड़ा ईजिली क्या कर लेंगे? टैकल कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 3 ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्स, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल और द बेनिफिट प्रिंसिपल। ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो पे कर सकते टैक्स लगाएं, जो जितना बेनिफिट ले रहे हैं उस पर टैक्स लगाएं, और इक्वालिटी जो है सबसे टैक्स लें प्रपोर्शन उसकी इनकम के ऊपर। फिर 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। तो इस चैप्टर में यहाँ तो पूछ रहा है वो 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं, यहाँ पूछ रहा है वो आपसे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। 2 कॉमन क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से उसने क्या किए हैं, आपसे मैक्सिमम पूछे हैं। उसके बाद फिर स्प्रिंग 21 में आ गया जी, टैक्स जो है वो प्राइमरी यील्डिंग टूल है। बताएं कोई से 5 वे जिसमें टैक्स डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फिर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव उसने पूछ लिए। आई गेस ये 8वां सवाल कौन सा है? 6ठा सवाल है जो उसने पूछ रहा है यहाँ से रेवेन्यू के ऊपर। 6 टाइम ये क्वेश्चन रिपेयर हो चुका हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 सेम उसने वही रिपीट किया है कि उसने आपको ये कितने मार्क्स का दिया था? आई थिंक 5 नंबर का सवाल है, और उसने कहा कि बताएं इन इंडिपेंडेंट केसेस के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है। अब हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड, अभी बात की इंपोर्ट महंगी हो, लोकल सस्ता हो। ज़ीरो रेटिंग एक्सपोर्ट की प्रमोट, सेल्स टैक्स रेट में डिक्रीज़ करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही होती है। टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट या विड्रॉल बाय नॉन फाइलर, अगर कोई नॉन फाइलर बैंक में जमा करवाएगा या बैंक से पैसा निकलवाएगा उस पर टैक्स लगा दिया, क्यों?
ताकि मैक्सिमम लोग आएँ, फाइलर हों, अपने एसेट्स डिक्लेयर करें और डायरेक्ट टैक्स पे करें। ये गवर्नमेंट अचीव करने के लिए क्या कर रही है, टैक्स लगा रही है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलीडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज़। टैक्स हॉलीडे पीरियड होता है कि कुछ अरसे के लिए इनको टैक्स माफ़ कर दिया इस इंडस्ट्री को स्पेसिफिक। तो क्यों किया है? ताकि लोग आएँ, इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। इस इंडस्ट्री को कामयाब करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही होती है। फिर हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम, सेविंग के कल्चर को क्या कहते हैं उसको कम करने के लिए, ज़्यादा ये इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, ये कर रही होती है। इस्लामिक पर्सपेक्ट भी है इसमें कि इंटरेस्ट जो है वो हराम होता है, तो उसको नेगेट करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट इनकम के ऊपर हाई टैक्स कर देती है। फिर डिक्रीज़ इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन कारोबार को, ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कहती है आप ऑनलाइन बेचो सस्ता है, फिजिकल बेचो के महंगा होगा। फिर टैक्स क्रेडिट टू पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट, कि अगर आप नए जो फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं उनको लेके आते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनको हायर करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा, टैक्स कम हो जाएगा, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। फिर हायर टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए भी ऐसे लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, ये कर रही होती है। जैसे आपने अक्सर स्कैम सुने होंगे, जो हमारे मुल्क के अवाम ना कमेंट कर रहे थे, बिल गेट्स जो है चोर है, दुनिया खा गया है, एलॉन मस्क जो है वो चोर है, टैक्स पे नहीं करते, दुनिया सबसे अमीर आदमी है। कभी आप उनका लॉ पढ़े ना, उनका है USA में कि अराउंड इतने % आपने R&D में इन्वेस्ट करना, आपका टैक्स माफ़ है। तो ये लोग जो हैं अपने प्रॉफिट्स का 90% इन्वेस्ट करते हैं R&D में। एप्पल जो हो गया, जितना प्रॉफिट कमाएगा 90% कहाँ लगा देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा देगा, इसलिए टैक्स वगैरह से बच जाते हैं, उनको वो अलाउ किया हुआ है। हमारे मुल्क वाले कहते हैं आप R&D में लगाएं पैसा, रिसर्च में लगाएं, डेवलपमेंट लगाएं, हम भी क्या करेंगे, आपको टैक्स माफ़ कर देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाते। फिर स्प्रिंग 22 का सवाल है 6 नंबर का, 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। उसके बाद है 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, अभी हमने पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, फिस्कल एडिक्वेसी और इक्वालिटी एंड थ्योरेटिकल जस्टिस, ये भी हमने पढ़ा है। कंसिस्टेंसी विद इकोनॉमिक गोल्स, वो भी हमने डिस्कस की है। चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो गया। इस चैप्टर का टेस्ट जो है कल लेंगे, कल क्योंकि अब्रार साहब जो हैं छुट्टी में आज, ऑल दो छुट्टी करनी नहीं चाहिए थी, बट इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट ऐसे कल होगा, चैप्टर हमारा कंप्लीट है, इसके फिजिकल नोट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए थे। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम पोस्ट कर दो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा अलग चला जाएगा।